हम ठीक है, लेट मी टेल यू द रूल्स फर्स्ट, यू कैन राइट देम डाउन। अगर आपको रूल भूल जाते, छोटे छोटे रूल्स हम करेंगे। आपके सिलेबस में मैंने देखा है कि एल्कीन्स के हैं, एल्कीन की नेमिंग है, फंक्शनल ग्रुप के साथ की नेमिंग है, और ब्रांच्ड एल्कीन्स की नेमिंग है। तो उन सबके हम रूल्स एक एक लाइन में लिख लेंगे। ठीक है, तो जब भी आप कोई कंपाउंड देखते हो, आप उसका स्ट्रक्चर आपको दिया है या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर आपको ऐसे बोला है C4H10, ठीक है, कि इसका नाम बताओ, तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पूरे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आप कैसे ड्रॉ करते हो? 1 2 3 4, हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स, ना कम ना ज्यादा, और हाइड्रोजन के साथ इसने बनाया है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, और अगर आप इसके ऐसे लाइन बना के, बॉन्ड बना के नहीं दिखाना चाहते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आपके पास आपको दिख रहा है CH2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो आप इसको ऐसे भी लिख लेते हो। दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये पार्शियली कंडेंस्ड है ऊपर वाला, नीचे वाला कंप्लीटली कंडेंस्ड है, तो दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, यू शुड नो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, साथ साथ में लिख लो बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, this is molecular formula, this is structural formula, and last one is condensed formula. एक और टाइप ऑफ फॉर्मूला होता है विच इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, पर वो आपको अभी नहीं है, पर गुड टू नो। ऐसे बस आपको, जैसे 4 कार्बन एटम्स हैं, तो आप बस ऐसे लाइन बना देंगे, इसका हर जो कॉर्नर है दैट रिप्रेजेंट्स अ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बाय डिफॉल्ट हम उसमें नहीं ड्रॉ करते हैं, वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगता है, बस फॉर्मूला है एक ही चीज। वो बाय डिफॉल्ट हम यही लेके चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि कार्बन ने तो 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो उसने हाइड्रोजन के साथ वो बनाए हुए हैं। जस्ट हम ये 4 जहां पर भी बेंड है या ओपन एंड्स है, दैट रिप्रेजेंट्स अ कार्बन, वो आप नेक्स्ट क्लास में करोगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने किया है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने किया है, ऐसे भी हम लिख देते हैं बिना बॉन्ड के, उसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई कुछ भी कार्बन की चेन दी है, आपको पहले देखना होता है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। जरूरी नहीं है कार्बन की स्ट्रेट चेन ही हो, ठीक है, वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। तो फर्स्ट फोकस हमारा होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारी चेन में कितने हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन रूल। चूज द चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जरूरी नहीं है वो स्ट्रेट हो, वो बेंड भी हुई हो सकती है। आपको क्या फोकस करना है, दैट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन। ठीक है, उसको आप अपना मेन चेन मानते हो। फिर आपके चेन में ऐसे ब्रांचिंग भी होती है बीच में, जो चेन में से आउट ऑफ चेन रह जाता है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, या फिर हम इसको प्रीफिक्स भी बोलते हैं, राइट। और जितने भी आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 है, जैसे यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। ठीक है, और फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप है, दैट बिकम्स सफिक्स। ठीक है, तो जो आपका ऑर्डर है, जैसे मान लो यहाँ पर OH में लगा देती हूँ, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सफिक्स बन गया। ठीक है, तो जो आपका कंपाउंड है, जब आप उसकी नेमिंग करते हो,
पहले आपको लिखना होता है प्रीफिक्स, उसका सब्स्टिट्यूएंट जो भी है, फिर आपको लिखना होता है वर्ड रूट, और फिर आपको लिखना होता है सफिक्स। ठीक है, ये सीक्वेंस होती है। प्रीफिक्स मींस सब्स्टिट्यूएंट, word root means number of carbon atoms, and suffix means जिससे भी ending हो रही है. It could be single bond, double bond, or triple bond. It could be any functional group like alcohol, aldehyde, or acid. Right? Number of carbon atoms में आपने पढ़ा होगा हमारी स्क्रीन गुम हो गई. Anyways, I'll write it again. So, what I was telling you, yes, ये था कि आपके पास होगा प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स. और वर्ड रूट में एक कार्बन है तो वी राइट मिथ, और 2 कार्बन्स वी राइट इथ, 3 कार्बन्स के लिए प्रॉप, 4 कार्बन्स के लिए ब्यूट, 5 कार्बन्स के लिए पेंट, 6 कार्बन्स के लिए हेक्स, 7 कार्बन्स के लिए हेप्ट, 8 कार्बन्स के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन्स के लिए नॉन, 10 कार्बन्स के लिए डेक. ठीक है. सफिक्स में सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. इसको प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं. ये सीक्वेंस रहती है. पहले आपको बताना होता है इन, इन, आइन में से क्या है. और फंक्शनल ग्रुप के लिए OH के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, और oic acid for carboxylic acid. अच्छा ठीक है. और इन्हीं से करवाओगे. ओके ठीक है. ठीक है. तो और प्रीफिक्स में आपके पास एक होता है एल्काइल ग्रुप, जैसे आपके पास मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया. ठीक है. और एक होता है आपके पास साइक्लो, जो आप अभी नहीं पढ़ोगे, पर साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ये होता है. तो ये कंप्लीट पैटर्न है जिसमें अभी अभी मुझे मैम बोल के गए कि 6 कार्बन तक आपको करना है. ठीक है. तो हम 6 कार्बन तक करेंगे, हेक्स तक. ठीक है. एन, इन, आइन, ये आपने आइन भी पढ़ा है, एल्काइन पढ़ा तो है ना आपने, फॉर्मूला पता है एल्काइन का, राइट. और फंक्शनल ग्रुप में आपने अल्कोहल पढ़ा है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड सब पढ़ा है. यस. ठीक है. तो आप ये इन वर्ड से फेमिलियर हो सबसे. यस. ठीक है. ओके. वुड यू लाइक टू राइट इट? इज एनीबॉडी स्टिल राइटिंग? Raise your hands if you're still writing, otherwise I'll move to the next slide. Are you still writing? ओके. तो मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ. फाइन. तो अब हम जैसे फर्स्ट रूल मैंने आपको बोला लॉन्गेस्ट चेन रूल. दिस इज लॉन्गेस्ट चेन रूल कि आपके पास जो भी कंपाउंड है उसमें आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेक करने हैं कितने हैं. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in the compound which you have drawn on the board? Tell me, maximum कितने हैं इसमें? 5. ठीक है. तो आपने ये नहीं देखना कि अच्छा स्ट्रेट चेन नहीं है तो फिर हम इसका सिर्फ स्ट्रेट चेन लेके 4 ही लिख देंगे, ऐसे नहीं है. ठीक है. ये 5 है. अब मैं इसको स्ट्रेट उसकी तरह बनाऊं तो ये ऐसे 5 कार्बन एटम्स बन जाएंगे. अब मेरे पास 2 इज द 2 कार्बन है एज सब्स्टिट्यूएंट, तो स्ट्रेट बनाऊंगी तो ये ऐसा दिखेगा. तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई. ठीक है.
सेकेंड रूल मैंने लिखा था नंबरिंग का, कि आपको जब भी नंबरिंग करनी है, आपने जनरली इतना तो किया होगा कि अच्छा अगर मेरे पास ये है, यहाँ तक किया होगा कि फाइन ये है तो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, और फिर यही एक्चुअल सही नंबरिंग है। बट अगर अनसिमेट्रिकल है कि एक साइड से डिफरेंट नंबर आ रहा है, दूसरी साइड से डिफरेंट नंबर आ रहा है, तब आप अपने सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो नंबरिंग जब भी आप करते हो, आपको लोएस्ट नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, लोएस्ट नंबर इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ओके। अब ये सेकेंड रूल हो गया कि नंबरिंग भी कर दी, लोएस्ट नंबर भी दे दिया। ओके, अब आप देख रहे हो यहाँ पर अगर मैं इन सबकी वैलेंसी कंप्लीट करती हूँ हाइड्रोजन के साथ, तो ये CH3, दो CH3 ग्रुप्स है इधर लगे हुए। व्हाट डू वी कॉल इट? CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिथाइल। ठीक है, मिथाइल, ये इन जनरल हम इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है? किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर निकाल दो तो उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। लाइक मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो मिथाइल बन जाएगा, मीथेन -1 हाइड्रोजन गिव्स यू मिथाइल। ऐसे एक बॉन्ड बना के फिर CH3 लिखते हैं, इसका मतलब है सी ने 3 बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए, एक वो अभी किसी और के साथ बना सकता है। ठीक है, अगर आपके पास इथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे, दिस बिकम्स इथाइल। ठीक है, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे, दैट बिकम्स प्रोपाइल। राइट, इस तरीके से इन जनरल एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, यहां तक डन है? ओके, अब अगर आपके पास कहीं पर फोर्थ रूल इज इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट is repeated twice, what is used? क्या यूज होता है अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम्स रिपीट हो? यानी डाई। 3 टाइम्स रिपीट हो तो डाई, 4 टाइम्स रिपीट हो तो टेट्रा। ठीक है, सो 2 टाइम्स के लिए, ट्वाइस के लिए इट्स डाई, और थ्राइस इट्स ट्राई, एंड for 4 times it's tetra। ठीक है, ये हो गया अगर आपके चेन में मोर देन 1 टाइम कोई ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, डन, फाइन। अब हम इसका जो अपनी 4 चीजें पढ़े उसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करते हैं। Can you tell me what is the number of carbon atoms in longest chain here? It's 6। ठीक है, लॉन्ग सबसे लंबी चेन ये स्ट्रेट वाली हो जाएगी, 6 कार्बन एटम्स है इसमें। बाय डिफॉल्ट एवरी कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, वो थोड़ा क्लमजी सा हो जाता है तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रही हूं, पर बाय डिफॉल्ट एवरी कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी फ्रॉम व्हिच साइड शुड आई स्टार्ट नंबरिंग? राइट और राइट टू लेफ्ट? यहाँ मेरे सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा है तो आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, दैट इज कॉल्ड लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट होती है पोजीशन की सबसे छोटी पोजीशन आपके सब्स्टिट्यूएंट को मिलनी चाहिए। तो हमने ये देखना है मेरे सब्स्टिट्यूएंट को छोटी वाली, इधर से जाऊंगी तो 4th मिलेगी, इधर से सेकंड से मिलेगी तो सेकंड और थर्ड पोजीशन मिल रही है। ठीक है,
तो जब आपके पास सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम्स रिपीट होता है, आपने कहा कि उसमें डाई वर्ड यूज होता है, और आपको एक्चुअली उनकी पोजीशन भी, टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपको उनकी पोजीशंस भी बतानी होती कि वो कौन से पोजीशन पे। नहीं तो अगर मुझे बोलोगे कि डाई मिथाइल हेक्सेन बना दो, तो मेरी मर्जी है ना, मैं वो 2 मिथाइल कहीं पर भी लगा दूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगी कि 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन बना दो, तो मुझे पता है मुझे एक मिथाइल सेकंड पोजीशन पे लगानी है और एक मिथाइल मुझे थर्ड पोजीशन पे लगाना है, चाहे वो सेम पोजीशन पे भी हो, ठीक है। आपको वो, अगर मान लो दोनों ही 2 पे सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, लाइक दिस, ये है, ठीक है। तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई और ये मैंने नंबरिंग कर दी, ठीक है। लोएस्ट नंबर इसको दे दिया, तो दिस विल बी कॉल्ड 2 डाइमिथाइल। सिर्फ 2 डाइमिथाइल नहीं करना कि सेम ही तो नंबर है। अब अगर मैं नाम लेके आपको स्ट्रक्चर बनाने को बोलूंगी, अगर मैं 2 डाइमिथाइल बोलूंगी, आप बोलोगे यार एक तो 2 पे है, दूसरा कहाँ पर है, वो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया ना, हो सकता है मैं भूल गई हूँ बताना। तो मैं पूरा प्रॉपर ऐसे बताऊंगी कि दोनों मिथाइल सेकेंड कार्बन पे ही है, तो 2 डाई मिथाइल पेंटेन इसका नाम है, ठीक है। ये सिंगल वर्ड में लिखा जाता है। ये भी एक रूल है कि जो नेम है, जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, जो हमारा फर्स्ट नेम होता है, हम उसको कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं, ठीक है। अब मेरा नाम अंजू है, तो मैं ऐसे तो लिखूंगी ए एन पहले लिख दूंगी और जे यू बाद में, तो फिर मैं एन जू बन जाऊंगी, ठीक है। तो मेरे 2 नाम नहीं है ना, तो मेरा एक ही है, तो वैसे इनका भी एक ही नेम पूरा कंप्लीट वर्ड के फॉर्म में आपको लिखना होता है। और जहां पर भी 2 नंबर्स लिखते हो आप, उसके बीच में कॉमा होता है, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन, सो यू राइट इट, ठीक है। सेम सब्स्टिट्यूएंट वाला लिख लिया, अभी लिखो that there is a comma between 2 numbers, and hyphen between number and alphabet, ठीक है। अब ये एल्केन के लिए हो गया। अब हम एल्कीन का बनाते हैं कोई स्ट्रक्चर और उसकी नेमिंग करते हैं, फिर एल्काइन का करते हैं और फिर फंक्शनल ग्रुप्स का करते हैं, ठीक है। ओके, और एल्कीन डबल बॉन्ड हो गया, तो जैसे एल्कीन के एंड में ईन है, वैसे यहाँ पर आप ईन लगाते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास सिर्फ 4 कार्बन एटम्स हैं। कहां से नंबरिंग करते हो आप इसमें? जिस साइड फंक्शनल ग्रुप हो या जिस साइड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, आपको नंबरिंग उधर से करनी होती है। अगर मुझे पोजीशन, इसमें भी आप पोजीशन भी बता सकते हो, जैसे आप इसको नॉर्मल क्या बोलते हो, क्या नाम बोलते हो आप इसका, कितना किया है आपने, क्या नाम है इस कंपाउंड का? वन इन है ना, तो वन इसीलिए बता पाए क्योंकि आपने इसकी नंबरिंग की थी, और ये फर्स्ट बॉन्ड है यहाँ पर, सो वी कॉल इट ब्यूट वन ई। तो देखो ऐसे लिखा, अल्फाबेट और नंबर के बीच में हाइफन हमने पुट किया, ठीक है। नाउ इफ इट इज लाइक दिस, हम नंबरिंग करेंगे, दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा है, तो कोई लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट की प्रॉब्लम नहीं है, एंड दिस इज कॉल्ड ब्यूट टू ई, ठीक है। गुड, चलो दिस इज डन। अब हमारे पास जो एल्काइन है उसका भी सेम है, बस एल्काइन में वाई एन ई ये यूज होता है, ठीक है।
alkyne. 1, 2, 3. What is this called? प्रोपाइन. या अब देखो, इसमें आप नॉर्मल प्रोपाइन भी बोलोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये 2 पे हो ही नहीं सकती. अगर आप इस साइड डबल बॉन्ड बनाओगे तो इधर 1 आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज प्रोपाइन. हाँ, पर आपको याद रखना चाहिए, आपको उसको हैबिट डाल लेनी चाहिए इनफैक्ट, इस तरह से नंबर मेंशन करने की, क्योंकि वो बाद में हेल्पफुल होता है. ठीक है, पर अदरवाइज इधर से लिखो, इधर से लिखो, इट विल ऑलवेज बी 1 आइन. तो अगर प्रोपाइन भी लिखा है तो वो गलत नहीं होगा इसमें. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स. फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे पहले ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको पहचानते हो? क्या बोलते हैं इनको? क्या चीज है ये? क्या कैटेगरी में आते हैं? इनकी फैमिली का नाम हेलोजन. और हेलोजन्स का मतलब क्या होता है? हेलोजन्स का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग. ठीक है, ये चीजें NaCl, Cl, KBr, NaBr, ये सारे सॉल्ट्स हैं और सी वाटर में मिलते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इनको हेलोजन्स बोला जाता है. सॉल्ट बनाने वाली सबसे कॉमन चीजें यही है. ठीक है, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग. फिर आपने पढ़ा है एक अल्कोहल्स. अल्कोहल का क्या सिंबल है? कैसे पता चलता है किसी फंक्शन? ठीक है, और जब आपको नेमिंग करनी हो तो एंड में क्या वर्ड यूज करते हो नेमिंग के लिए? अल्कोहल की नेमिंग की है, क्या यूज करते हो? ओल, OL. ठीक है, फिर आपने एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड किया है. ओके, एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेसिफिकली, बिकॉज ये कार्बन के एसिड्स होते हैं. एसिड्स बहुत सारे होते हैं. एक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनको हम कार्बोनिक एसिड्स बोलते हैं. ऑर्गेनिक मतलब ही कार्बन. ठीक है, और एक मिनरल एसिड्स होते हैं, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया. ये सारे बाकी और एलिमेंट्स के जो एसिड्स हैं, दे आर मिनरल एसिड्स. कार्बन के एसिड्स आर स्पेसिफिकली कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो क्या पहचान है एल्डिहाइड की? कैसे पता चलता है कोई उस फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है? देखो, ये C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको. या तो इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन हो सकता है, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड होगा, या फिर एटलीस्ट एक तरफ तो हाइड्रोजन होगा ही होगा. एक तरफ कार्बन, जो मैंने एल्काइल ग्रुप के लिए R बताया था ना, तो ऐसे R लिख देते हैं. ठीक है, या अच्छा नहीं लग रहा R, कोई बात नहीं, हम कोई कार्बन बना सकते हैं. ठीक है, पर कितने भी कार्बन वहां पर हो सकते हैं. तो ये हायर एल्डिहाइड हो गया. इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं. फॉर्म वर्ड जनरली एक कार्बन के लिए यूज होता है. एक कार्बन का एल्डिहाइड इज फॉर्मेल्डिहाइड. एक कार्बन का एसिड इज फॉर्मिक एसिड. ठीक है, आपने पढ़ा होगा मीथेनोइक एसिड एंड स्टिंग. ठीक है, उसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं. फॉर्मिका किसको बोलते थे? एंट को. ठीक है, एंट को फॉर्मिका बोलते थे उनकी लैंग्वेज में, जर्मन वाली. तो उन्होंने उसने जो एसिड प्रोड्यूस किया एंड स्टिंग में, उसको फॉर्मिक एसिड बोल दिया. और वो एसिड कौन सा है? एक कार्बन का एसिड. ठीक है, HCOOH. अब आप इसको ऐसे खोल के बॉन्डिंग बनाओगे तो ये एसिड दिखेगा. ठीक है, बिना बॉन्ड के इस तरीके से दिखेगा, HCOOH. ठीक है, और कीटोन का क्या है? सबसे छोटा कीटोन ही 3 कार्बन एटम्स का बनता है बेटा. क्योंकि अब इसमें भी आपको क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड? ठीक है, जैसे होमोलोगस सीरीज अगर आपको बनाने को दे देते हैं, तो अगर वो पूछे
कि कीटोन का फर्स्ट मेंबर कौन है, तो कीटोन एक कार्बन से नहीं बनता, दो कार्बन से भी नहीं बनता, मिनिमम 3 कार्बन एटम्स चाहिए आपको कीटोन बनाने के लिए। फिर आपको इसकी होमोलोगस सीरीज बनानी है तो CH2 आप उसमें ऐड करते रहोगे। ठीक है, तो ये था फॉर्मेल्डिहाइड। 2 कार्बन के लिए एसिड वर्ड यूज करते हैं तो ये बन जाता है एसिटल्डिहाइड। विद एन एक्सेप्शन इन दिस, क्योंकि ये तो 2 कार्बन का बनता ही नहीं है तो ये एसीटोन है। ठीक है, और ये आपके पास बन गया फॉर्मिक एसिड, और 2 कार्बन का एसिड इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ठीक है, दिस इज एसिटिक एसिड, राइट। ओके, अब हम करते हैं डिस्कस क्वेश्चंस जो आपने किए। 15th question, the formula of 4 organic compounds are shown. Choose the correct option. A says A and B are unsaturated. ये हमने कर लिया था ना? Okay, come to 16th question. The portion left after removing a hydrogen atom from alkane is called alkyl group. ठीक है. The functional group mainly determines the, ये भी कर लिया था I guess. मैं 20th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। 20th question से start करना, नेमिंग सही, ओके ठीक है। 20th question have first, this is CH2 double bond CH CH CH3 twice। देखो ये जो CH3 ग्रुप है ये कभी भी चेन के बीच में नहीं आ सकता, ये चेन के ऊपर और नीचे ही आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो जैसे ये C का H आपने कहीं भी एक साइड लगा दो, ये दोनों CH3 ओपन एंड ही बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इनको इस तरीके से लिखा गया है तो ये चेन का पार्ट नहीं बनेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ही होंगे। बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, अच्छा CH3 तो सब्स्टिट्यूएंट होता है। नो, आप नॉर्मल चेन में भी देखोगे जो एंड वाले कार्बन तो CH3 ही बनते हैं अगर डबल बॉन्ड ना लगा। ठीक है, तो हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस चेन? 4। ठीक है, एक CH3 इसमें सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। एंड फ्रॉम विच साइड आर यू गोइंग टू स्टार्ट द नंबरिंग? राइट साइड। ठीक है, 1 2 3, नो नॉट राइट साइड। ये आपने किया है कि जो देखो जब आपको प्रेफरेंस देनी होती है नंबरिंग के लिए तो फंक्शनल ग्रुप को आपको लोएस्ट नंबर देना होता है, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह से कोई कंपाउंड है आपको डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है तो आपको अपनी काउंटिंग जो है वो नंबरिंग इसकी डबल बॉन्ड वाली साइड से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, सो क्या बन जाएगा ये, बोलो नाम, जोर से बोलो। 3 मिथाइल ब्यूट 1 E। ठीक है, समझे मेरी बात? तो यहाँ पर ये एक और रूल आपके पास ऐड हो गया कि जब भी आप नंबरिंग करते हो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मींस लोएस्ट नंबर इज गिवन टू फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट करें। ओके, ये है हमारे पास CH3 थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH2। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, दो तरफ यहाँ पर CH3 है, थ्री साइड्स, 3 है ना यहाँ पर, 3 साइड्स, देन दिस इज द कार्बन, सॉरी दिस हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड एंड CH2। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी बन रही है दिस वन। नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग
बस साइड से होगी जहां डबल बॉन्ड होगा, जैसे हमने रूल किया। ठीक है, बोलो फिर क्या नेम होगा इसका? वेरी गुड। और लिखते हुए ध्यान रखना है 3,3, देन हाइफन, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन। देन ये कॉन्टिन्यूअस नेम होता है, बस जहां पर भी नंबर और अल्फाबेट होता है बीच में हाइफन, दो नंबर्स हैं तो बीच में कॉमा। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। CH3 CH3 twice, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर मेन, तो अगर आपका पहले स्ट्रक्चर बन जाए तब आपकी आधी प्रॉब्लम तो वही खत्म है। ठीक है, यहाँ पर अब ये CH3 मैंने कहा कभी भी ऐसे ओपन, कभी भी चेन के अंदर नहीं आएंगे। अब पिछले में भी 3 थे CH3, उसने बस इसको डिफरेंट स्टाइल से लिख दिया, मगर है तो ये सब ओपन एंड पे। ठीक है, देन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट, क्योंकि हम डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे। ठीक है, बोलो क्या नेम हो गया? ओके, ठीक है, फाइन। अभी नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ। ये लिख लिया बेटा? आर यू स्टिल राइटिंग? मुझे बोल दिया करो अगर लिख रहे होते हो तो। डन, चलो नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CHOH CH2 CH3। बनाओ, पहले स्ट्रक्चर बनाओ, सब अपना अपना बनाया था पहले। तो we have CH3, then इस कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ये OH है, इस तरीके से। ठीक है, हर कार्बन के देखो 4 बॉन्ड्स बने, आपका वो फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर अपने आप बॉन्ड, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड्स बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है, कार्बन 4 बनाता है। अपना वो फोकस सही रखोगे तो स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब लॉन्गेस्ट चेन है आपकी इधर। अब बताओ नंबरिंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट, बिकॉज आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, क्या नेम बनेगा इसका? 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकंड पोजीशन पे ओल। अब देखो यहां पर आया ये 4, ये ब्यूट आ गया हमारा
इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इस वक्त। ये आपका वर्ड रूट है, ये प्राइमरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स है। पहले एन इन आइन बताना होता है और फिर उसके बाद फंक्शन ग्रुप बताना होता है। अब इस नेम में एक रूल और है, ठीक है। क्या रूल है वो, कि जब भी आप दो साउंड्स ए ई आई ओ यू, दो वॉल्स इकट्ठे लिखते हो तो वो नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है। मतलब आपको पता है एन की स्पेलिंग एन ही होता है और हमें ओल भी ओल में ओ लगाना है। तो क्योंकि ये दोनों साउंड्स को, कोई भी दो साउंड्स को आप इकट्ठे नहीं यूज कर सकते हो, तो एन का ई कट जाता है एंड बी राइट इट ब्यूटेन 2 ठीक है। देखो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज CH3 CH2 C Br double bond CHCl। सो ये है हाइड्रोजन 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 कार्बन ब्रोमीन डबल बॉन्ड H and then Cl, ठीक है। व्हाट इज maximum number of carbon atoms in the chain? 4. And from which side are you going to number it? Left to right or right to left? Right to left, because डबल बॉन्ड की वजह से ClBr सब्स्टिट्यूएंट्स माने जाते हैं, ठीक है। मगर डबल बॉन्ड को छोटा नंबर आपको देना है। और फिर एक और रूल इसमें है, Br है ब्रोमो, Cl है क्लोरो। तो अब किसको पहले लिखें, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, तो हम पहले लिखेंगे बी को, जो कि है सेकंड पोजीशन पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर बड़ा वाला पहले लिखा जा रहा है, पर सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूट 1 ई, ठीक है। दिस इज द नेम। अब देखो इसमें कितने सारे रूल्स लगे हैं। पहले लगा इसमें लॉन्गेस्ट चेन रूल, कि हमें सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करनी है, जो कि यही है। फिर इसमें लगा नंबरिंग के लिए कि हमें फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना होता है, इसलिए हमने यहां से नंबर किया। फिर हमने लिखा कि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना होता है, तो हमने ब्रोमो को पहले लिखा, क्लोरो को बाद में लिखा। और फिर हमने जब नेम लिखा तो यहाँ पर वैसे ये ब्यूट 1 इन, ये अगर डाई इन हो तो चलो, पर वो अभी आपको रूल की जरूरत नहीं है, पर इतना काफी है, ठीक है। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूट 1 इन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप हमेशा नेमिंग करते हो। Come to next thing. This is CH3 COO C2H5। अब देखो C2H5 को आप CH3 CH2 भी CH2 CH3 भी लिख सकते हो ओपन करके। C2H5 लिखा है ना, आप उसको ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये है एस्टर, जिसकी कॉमन फॉर्म होती है RCOOR, ठीक है, RCOOR। अब इसमें
जो ये सिंगल बॉन्ड वाले के साथ आर होता है ना, इसको पहले लिखा जाता है एल्काइल के फॉर्म में, और ये जो बाकी बचा इसमें जितने भी कार्बन है उसको बाद में लिखा जाता है एल्केनोएट के फॉर्म में। ठीक है, एल्काइल एल्केनोएट, मतलब मुझे पहले लिखना है इसको एज एल्काइल और फिर इसको एज एल्केनोएट। तो दो कार्बन के लिए मैं इसको लिखती हूं इथाइल, और एल्केनोएट मीन्स कितने कार्बन है उसके साथ एनोएट लगा देना है। तो दो कार्बन है तो इथ हो जाएगा और ये बन जाएगा इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इसकी कॉमन जो आप लिखते हो कि किस फॉर्म में मीनिंग की है, वो है एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल हमेशा ये होगा जो सिंगल बॉन्ड से एल्काइल ग्रुप, ये आपका एल्काइल होगा। उस साइड वाला नहीं लेना है, कार्बन के साथ वाला नहीं लेना है, जो ऑक्सीजन के साथ वाला पार्ट है वो आपका एल्काइल ग्रुप है, और बाकी जो पार्ट है वो एल्केनोएट है। ठीक है, पढ़ा है आपने बुक में ये नाम इथाइल इथेनोएट? यस और नो? नो बोलो, पढ़ा है? आप अपनी बुक में देखना, ये नेम है इथाइल इथेनोएट। तो अगर आपको आए how can we prepare ethyl ethanoate from ethanol? Yeah, how can we prepare ethyl ethanoate from ethanoic acid? This reaction you have done. Have you completed the chapter? Have you done the whole chapter? Carbon and its compounds? Is it? Yes ना? तो ध्यान से देखना, वहां पर आपको मिलेगा ये एल्काइल एल्केनोएट। ओके, नेक्स्ट इज, ये तो हमने कर लिया। जो नेक्स्ट बना है ये वाले तो कर लोगे। अब मैं एक कंपाउंड अपने आप देती हूँ जिसमें हम फिर सम अप करते हैं सारे रूल्स को। ठीक है,
तो ये 5 रूल्स हमने जो किए मेन, उनको हम अप्लाई करते हैं. ये है हमारा कंपाउंड. एज यू कैन सी, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. नंबरिंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की और नंबरिंग हमने उस तरीके से की कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को तो लोएस्ट नंबर मिले, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रेफरेंस उनको देते हैं. तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ से सेकेंड नंबर पे था, लेकिन मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो इधर से नंबरिंग उसकी हो रही थी. और ठीक है, इधर से नंबरिंग हमने उसकी शुरू की क्योंकि मेरे को फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देनी थी. ठीक है, देन अब मैं जब इसकी नेमिंग करूंगी, मेरे पास ये है मिथाइल, CH3 मिथाइल है और Cl क्लोरो है. ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. आपने इसको नेम करना है तो आपको क्लोरो पहले लिखना पड़ेगा, चाहे उसका नंबर 5 है. तो दिस बिकम्स 5 क्लोरो. अब मिथाइल 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जिसका हमने एक और रूल किया था कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम्स रिपीट होता है तो हम डाई वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम्स रिपीट होता है तो डाई, 3 टाइम्स रिपीट होता है तो ट्राई यूज करते हैं. तो दिस बिकम्स 5 क्लोरो 4 4 डाई. देन वर्ड रूट में क्या है, कितने कार्बन्स हैं? 6. 6 के लिए हेक्स. ठीक है, और इन कौन से पोजीशन पे है? दिस बिकम्स हेक्स 2 इन. ठीक है, 2 इन, यस. एंड 1 पे है ओल. ठीक है, इन का ई हम कट कर देते, 1 पे है ओल. ठीक है, गॉट इट. अब ये सारे रूल्स इसमें एक नेम में आप इसको कर सकते हो. इनको नोट डाउन कर लो जब तक आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होती है. बाकी असाइनमेंट ट्राई करके आना. थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय, हैव अ नाइस डे. So in this class, we have finished the conceptual part of this chapter, that is statistics. Any doubt, बच्चों, किसी भी topic में anything you have not understood, median, mode, and please come up with your doubts if you have some. Yes. Otherwise, we'll continue with the assignment. So please bring out your assignments. Everyone, please bring out your assignment. Yes, students, look at the first question of the assignment. For the following distribution are given the classes 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. And frequency is also given. We have to find the sum of the lower limit of the median class and model class is. Now, just have a look at the question. Here the class interval is given. Here is the frequency. Right, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, and right, frequency is 10, 15, 12, 20, and 9. Now what we have to find, the lower limit of the median and mod class. Lower limit of median class and lower limit of mod class. Now can you tell me what is the model class here? Can you tell me the model class? 15 to 20. Very easily we can see that the frequency
of the class 15 to 20 is maximum, that is 20. So therefore this will be model class, right? So what is its lower limit? 15. So median mod class की जो lower limit है, that is 15. Now to find out median, what we need to do? Cumulative frequency. Find the cumulative frequency. What will be the cumulative frequency? Please tell me. 57 and 66. Now n is, what is n? Even. So what is the rule to find out the median of the when n is even? So it is 66. What will be the median? Median will be n by 2, यानी कि 66 by 2 plus 66 by 2 plus 1, that is 33 and 34th class. Right, this is 33 and 34th class. Where the 33rd and 34th class lie? In which class interval? See, this is 37. Now 33rd and 34th term lies in class interval 10 to 15. Yes or no? Have you understood, students? 33rd and 34th term. See, in the class interval 5 to 10, we have terms till 25, then 26, 27, 28, till 37th term lie in the interval 10 to 15. So therefore, 33rd and 34th term both lies in which interval? Yes? Yes. They will lie in the 10 to 15 interval, right? So median class will be 10 to 10 to 15. So lower limit of the median class 10. 10. So now what was the question? Sum of the lower limit of the median and model class. Yes, tell me. 25. 25, right? Any doubt, students? Anything not clear? I think students, you are not clear about, I think, how to take the median class. Any student have doubt how to find out the median class? No. No, clear hai? Yes. Right. Come to the next. Hence the B option will be the correct option. Now comes to the second question. Consider the following distribution. Right. Now we have to find the upper limit of the median class. Now this question is a bit different. Can you tell me what is different in this question? The classes are unequal. Unequal means जो आपका distribution है that is non-continuous. First of all, we have to make the data continuous. What is the rule to make the data continuous? Minus 0.5. Minus 0.5. So what will be the classes here? Tell me the classes. Yes? What will be the classes? 0.5. Minus 0.5 नहीं होगा बच्चों. Yes. 2, 5.5 to 6. 11.5. 11.5. Then 11.5 to 17.5. 5. then 17.5 to 23.5. 23.5. then 23.5 to 29.5. 29.5. right. So now your frequencies. What are the frequencies? 13, 10, 15, 8, 11. So since you have to find the median class, so take the cumulative frequency. What will be the cumulative frequency? Right? Then 46. 57. now tell me what will be the median class?
Any student have any doubt, you can ask the questions. Just calculate what will be the median class. Since n is odd, 57. So median class will be, which term will be the median? 11.5 to 17.5. So median term will be 57 plus 1 by 2th term, Yes. right? So that is 29th term. And 29th term lies in this interval, right? So therefore, this will be the median class. So we were supposed to answer the upper limit of the median class, and that will be 17.5. 17.5. Is this clear? Yes. So whenever the question is there, first observe the data carefully, right? Next, come to the third question, students. For the following distribution, the model class is, yes. Now again, it's not that easy. Here the data is given below 10, below 20, below 30. First of all, you have to arrange the data. How to arrange the data? Right, students? So now it is given less than 10, below 10. So can we write the data in the form 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40 to 50, and now the frequency, that is 80. See, students, if let's say a student got the marks out of 60, if a student got the marks 14, it will be less than 20, Yes. it will be less than 30, Yes. it will also be less than 50, Yes. it will also be less than 60. So it will lie in all the cases when we writing below 10, below 20, below 30. So 14 will lie every number above 14, right? Means below 10 may be, below 20 may aayega, it will be in the below 30, below 40, below 50, below 60. So the frequency that is given, it is a cumulative frequency. Is it clear? Yes. So now what will be the frequencies? Tell me what will be the frequency of the class interval 0 to 10. How many students will have the marks below 10? 3? Yes. Below 10 is 3. So therefore 0 to 10 will be 3. Now he is saying below 20 are 12. Below 20 are 12. Out of that 12, 3 will be below 10. Yes or no? Students, we have 20 students. We have 12 students who has marked below 20. Is it clear? Yes or no? Yes. But we have 3 students which have less than marks 10. Those students who have less than 10 will also fall in the less than 20. Yes. Yes or no? So what will be the frequency of the interval 10 to 20? 12 में से 3 minus कर देंगे students. Yes. So what it will be? 9. Now tell me what will be the frequency of the interval 20 to 30? 27 minus 9. 27 minus 12, 12. not 9 bache, because all the 12 are below 20. Now we are taking 20 to 30. Understood or not? Yes. So what will be the frequency of the interval 20 to 30? Yes, tell me. 15. Next interval. 30. 30. Next. Next. 20. 20 कहाँ पे आएगा बच्चों? 75 minus 57 is 75 minus 57 is 18. 18. And 80 minus 75 is? 5. Now what will be the model class?
Yes. What is the model class which has a maximum frequency? 30. 40. Have you understood the question or not? Yes. Any doubt? Next question, students. Assertion: if the median and mode of a frequency distribution are 150 and 154 respectively, then its median is 148. You have to tell me whether it is true or false. Reason is given: mean, median and mode of a frequency distribution are related as twice of mean equal to 3 times median minus mode. Is this formula correct? No. Anji, yes or no? Is this formula correct? Yes, student, it is correct. 2 times mean equal to 3 median minus mode. Yes? Yes. So, can you find the median of the assertion by this formula, or you can check? You can check or not? Yes. So, please check me and tell me whether the assertion is correct or not. Yes, students. Sir, correct. Both are true. Yes. And tell me whether the reason is the correct explanation or not. See, student, if you put the all the values, he has given mean as. Achha, student, there is a correction required in the question. Please correct the question. Now it is written, then its median is, in place of median, make mean. If the median and mode of a frequency distribution are 150 and 154 respectively, then its mean is, please correct the statement. Then its mean is 148. But if it is median, then this question will be false. Is this clear? Yes. Now, if you work according to the question, then assertion is false, reason is true, and the choice will be D option, Option. right? If we make it correction and in place of median we put mean, then assertion will be true, reason will also be true, and it is also the correct explanation. Hence, the answer will be A. Right, students? Yes. So, since it is that type of question, if we don't correct this question, then also that is correct. Right? Then the option will change. Understood? Yes. Right. Come to the question number 5. The mean of terms x, y, and z is y. Then x plus z equal to 3y. Just try to understand this question, students. Just try to understand this question. He has given the mean of the term x, y, and z is y. Means, what is the formula for mean? Sum of the terms divided by the number of terms. Terms. Now, if the mean is given y, so what it becomes? Is this clear, students? Yes. So what it becomes? 3y, Y is equals to x plus y plus z. y on this side. So what we got? Y is equals to x plus z. Anything not clear? No. Now tell me whether the assertion is true or false. 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 Now the reason is given mean equal to sum of observation of upon number of observation. So that is true. Yes or no? Yes. So therefore the answer will be D option.
D option. Very good. Is this clear, students? Yes. Reason is false, reason is true, hence the answer will be D option. Now try the question number 6. Assertion. If the number of runs scored by 11 players of a cricket team of India are this, then median is 30. Now, since you have to find the median, the first step is, what is the first step to find out the median, student? Arrange the data in ascending or descending order. Is this clear? Yes. So now tell me what will be the first term? 0, 0. Okay, then 5, 10, 11, 10, 19, 10. 21, Okay, then 27, 10, 30, 30. Right. Then 36, right. 42, 50, 52. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Right. Now you have to find the median. Right? Since n is odd. So what is the rule to find out the median? N plus 1 by 2x term. So 11 plus 1 by 2x term. So what it becomes? 6 term. So that will be 27. 27. So Yes. here it is given median is 30. So therefore it is False. false. Right? Now assertion is false, reason is true. Yes. So answer will be, D option. have you understood? Any doubt, students? No. Now comes to the case study. The COVID-19 pandemic, also known as coronavirus pandemic, is an ongoing pandemic of coronavirus disease caused by the transmission of severe viruses होना चाहिए यहाँ पे. The following table shows the age distribution of case admitted during a day in two different hospitals. Now see this question carefully, students. There are two different hospitals, right? The table 1 represents the hospital 1 and table 2 represents the hospital 2. Is this clear? Yes. Now we have to answer the question given below. First is you have to refer the table 1. For first three question, we have to look at the table 1. The average age for which maximum cases occurred is. What do you mean by average age? Mean. Mean. You have to find the mean. So from the first data, you have to find mean. You take the table 1, right, and find their mean. Is this clear, students? Yes. Please do this. You should know the words where you have to find mean, median, and mode. Wherever this average is there, and median is the middlemost. And for mode, the word can be which appears maximum number of times. So you should be able to differentiate whether you have to find mean, median, or mode. So since he has asked for the average, so you have to find the mean of the data, right? $35 to $40. Which method you will apply here to find out the mean? Direct method. Direct method. Okay. Anji, what will be the class marks? 10,
20, 30, 40, 50, 60. Very good. So you want to apply the direct method? Apply this. हाँ जी, done students? बहुत easy calculation है. Since you have to multiply in the multiples of 10. सर ऑप्शन मैच नहीं हो रही. मैच नहीं हो रही? चेक कर लेते हैं मुझे. 16. What is the frequency? 80. Right students. 2830 upon 80. 8 3s are 24. 43. 8 5s are 40, 30 approximately. 8 3s are 24, 60. No option there? No. No, the options are not there. Correct. Frequency is correct. Yes. Right, students. So comes to the next question. Leave this part then. So this will be the mean of the data, right? I think it should be second option में 34 के place पे 35 होना चाहिए, वही सबसे closest आती है, isn't it? Yes. Right. Next is the upper limit of the model class is. That can be easily done. What will be the upper limit of model class? 45. 45. Since the frequency is maximum here, so this will be the model class and this is the upper limit of model class, 45. Comes to the next, the mean of the given data is average age for which maximum cases occurred. Acha, average age for which maximum cases occurred. We have find out the mean of the given data. Now here's find for the average age for which maximum cases occurred. Now what you have to find here, maximum cases means, what do you mean by maximum cases? Mod, right? So you have to find here mod, average age.
for which maximum cases occurred. Means maximum cases are this. So you need to find out the mod of this data. Right? Is this clear, students? Have you understood? Have you understood, students? Can you hear me? Yes. So he has asked for maximum cases. Maximum cases means the frequency is maximum. What do you mean by maximum cases? The model class. So average age of the model class means what will be the mod of the data. Now find out the mod. So what will be L here? The formula for mod is L plus, yes, tell me students, F1 minus F0 Divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h. into H, right? So what will be L here? 35. 35. What will be F1? 23. What will be F0? 21. F2? 14. H? 10. कैलकुलेट करके देखिए बच्चों अब क्या आंसर आ रहा है इसका. मैच कर रही है ऑप्शन. And mean of the given data also they have given 35.4. What was ours? 35 point. What was our mean? Sir, third option. Sir, third option. मॉड के लिए बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप थर्ड की बात कर रहे हो? Sir, first question. फर्स्ट क्वेश्चन. Mod will be equal to 35 plus 23 minus 21 divided by 46 minus 21 minus 14 into 10. So this comes out to be 35 plus 2 divided by 46 minus 35 into 10. 5 minus 14, 11, right? Yes. So this comes out to be 35 plus 1 point. 1.82. So this comes out to be 36.82, 82. right? This is clear. So this is the, we were supposed to find out the mod in this question, students, right? Average age for which maximum cases occurred, right? Now comes to the second table. Here also you have to find the mod of the data. Please do this. Mod and median you have to find out for the table 2. What is the model class here? 35 to 45. And what is the median class? That you have to find out after finding the cumulative frequency. So first find the mod. Forty-one point four. 41.4. Option hai, first option is there. Everyone, how many got the answer 41.4? Only one student. Anyone from section C? One more student. Okay. 2 students. All others, please do it, beta.
Sir, 41.4. 41.4. लिख लेते हैं बच्चे mod. Says this is the model class, right? So L will be 35 plus F1 minus F0. 42 minus 10 upon twice of 41, that is 84 minus 10 minus 24 into 10. So 35 plus 32 divided by, so this becomes 50. 35 plus 6 point, yes students, 41.4, correct? Now find out the median. For median, take the cumulative frequency, right? What will be the cumulative frequency, students? 8, 18, 18, 16 है बच्चे, ये 16 नहीं है? yes, 34, 76, right? Now tell me what will be the median class? What will be the median class? So n is 112, which is even. So what will be the median class? 56 and 57th term, n by 2 and n by 2 plus 1th term. Is this clear? So 56 and 57 class lies in the same interval 35 to 45. yes. So please find out the median of the data. Right? Find out the median of the data. What is the formula for median? What is the formula for median, student? L plus n by 2 minus CF divided by F into H. Into H. What is L here? 35. 35. This is your L. What is CF? What is CF? 34. Yes, F is 42. yes. What else is remaining? N is there. H is 10. Put the values. 35 plus n by 2, that is 56, minus cumulative frequency is 34 upon 42 into 10. Please calculate this. Sir, please change the color. Okay. Now this is visible? Sir, yes. Okay. Sir, answer is 40.2. 40.2. Median is 35 plus 56 minus 34 upon 42 into, right students? Now it is visible? Yes, So this comes out to be 35 plus 22 into 10 by 42. So how much it comes out to be? Yes, students? 5.2. 5.2, 105, 50, yes. 5.2, that comes out to be 40 2. right? Yes, Option is there, yes, B option is the correct option. Now comes to the, please note down जो बच्चे कर रहे हैं.
Sir, next period has started. Today class was till 9:30 only. Yes. Okay, thank you, students. So we'll continue the assignment in the next class. Thanks, Okay. teachers.